नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी काजी जी की कैरियाँ लेकर। ये कहानी मैंने 5 अगस्त 2018 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी काजी जी की कैरियाँ। मैंने जब काजी जी के पड़ोस में मकान खरीदा तब तक काजी जी के बरामदे में लगा आम का पेड़ काफ़ी ऊंचा उठ चुका था। मैं जब उनसे पहली बार मिलने गया तो उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की। मुझे मेयों में पकी सिवैयाँ खिलाई, केसर पिस्ता का दूध पिलाया एवं अपनी खूबसूरत बीवी, जो बहुत अदब से बात करती थी एवं पास ही किसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका थी, से भी मिलवाया। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वे बिजली महकमे में काम करते हैं एवं उनका सरनेम काजी इसलिए है कि 10 पीढ़ी पहले उनका कोई पुरखा शहर काजी था। तब से यही सरनेम चलता आ रहा है। अच्छा हुआ उन्होंने ये बात बता दी, वरना उनके दरवाजे के आगे लगी नेम प्लेट देखकर मैंने यही सोचा था कि यह कोई कचहरी का मुलाजिम है। मैंने जब कहा आपके बच्चे किधर हैं, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, जिसमें बड़ा इरफान जो तकरीबन 12 वर्ष एवं दूसरा सुहेल जो उससे 2-3 वर्ष छोटा होगा, से भी ड्राइंग रूम में बुलवाकर मिलवाया। दोनों यहीं घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर सुभाष पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। मैं पहले ही परिचय में ताड़ गया कि काजी जी सीधे सरल इंसान हैं। हालांकि वे मेरी कद काठी के ठीक विपरीत सींकचे, ढाई पसली इंसान थे, जबकि मेरा शारीरिक सौष्ठव उनसे कहीं बेहतर था। मैं यहीं स्थानीय यूनियन बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक था। मेरे स्टाफ के अनेक बाबू, जिन्हें मैं कभी अधिक काम देता तो कार्यालय से बाहर आकर मुझे मोटा, जल्लाद तक कहते थे। मेरे भी कम घुसपैठिए न थे। मुझे सब खबर लग जाती एवं मैं बाद में उनकी अच्छी चटनी बनाता। हम और काजी जी लगभग हम वय अर्थात 40 के आसपास थे। ब्रेकफास्ट कर मैं काजी जी के साथ बाहर बरामदे में आया तो उनका खूबसूरत बगीचा देखकर दंग रह गया। उनका बगीचा, जिसमें ऑस्ट्रेलियन दूब लगी थी एवं जिसे शायद कुछ दिन पहले ही माली काट कर गया था, हरे रेशमी कालीन की तरफ बिछा हुआ था। उनके गमले, जिनमें अधिकांश गुलाब के पौधे लगे थे, करीने से दीवारों पर लगे थे। सभी गमले टेराकोटा रंग में रंगे थे। दिवाली अभी होकर गई थी एवं ठंड बढ़ने के साथ इन पौधों में कमसिन कलियां चटकने लगी थी। कुछ पौधों में फूल भी उगाए थे। बगीचे के दाएं कोने में मेरे घर से गज भर ऊंची दीवार के 2 फुट आगे आम का पेड़ लगा था, जो उतना ही सुंदर लग रहा था जैसे कोई किशोर वय का युवक लगता है। पेड़ को देखकर कोई भी कह सकता था कि इस पर अभी फल नहीं लगे हैं। उनके सड़क से लगे मुख्य दरवाजे की ओर 3 सीढ़ियां उतरकर आने से पहले मैं इस पेड़ की ओर मुड़ा। पेड़ पर एक कोयल का जोड़ा एवं कुछ पक्षी कूक रहे थे। सवेरे की ठंड एवं पेड़ से छन छन कर आती किरणों के आगोश में मानो पेड़ भी ठिठुर रहा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, ओह, ये कितना सुंदर पेड़ है, इस पर फल आए अथवा नहीं? अभी तो नहीं आए हैं, पर कल ही माली कह रहा था अगले साल से फल लगने प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक तो बस इसकी सेवा की है, आधा पानी तो यही पी जाता है। गोबर खाद और डालो। कहते कहते काजी जी ने मेरी ओर ऐसे देखा मानो कहना चाह रहे हो कि आप तो फल खाने के समय आए हैं, यहां पसीना बहाते इतने वर्ष हो गए। आम का पेड़ मेहनत बहुत मांगता है, मैंने सुर मिलाया। आप ठीक कहते हैं, आम के पेड़ को पालना सरल नहीं है। कई पेड़ तो फलते भी नहीं, उन्हें कीड़े अथवा मौसमी बीमारियां लग जाती हैं। उत्तर देते देते काजी जी आगे आए एवं पेड़ पर इस तरह हाथ फेरने लगे जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र के सर पर हाथ फेरता है।
आपने ठीक कहा, ऐसे पेड़ों को पालना टेढ़ी खीर है। मैं ऊपर शाखाओं की ओर देखते हुए बोला। गोयल साहब, मैंने इसे बच्चे की तरह पाला है। जैसे मेरा बच्चा बीमार पड़ता है तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाता हूँ, वैसे ही इसे भी मेरे एक मित्र अनवर साहब, जो यहीं यूनिवर्सिटी में वनस्पति विभाग में प्रोफेसर हैं, देखते रहते हैं। वे अक्सर मुझसे मिलने आते हैं। इस पेड़ पर मैंने स्वयं अनेक बार दवाई छिड़की है। माली भी देखता रहता है। इसकी टहनियाँ इधर उधर झुकती रहती हैं। पहले 2-3 बार ट्रिमिंग भी करवाई है। यह कहते हुए काजी जी के चेहरे पर एक ऐसी खुशी छलक आई जैसे मुझे पिछली बार मेरे बच्चे के परीक्षा में अव्वल आने पर हुई थी। ओ ग्रेट, मैं भी ठीक समय आया हूं। अब तो शीघ्र ही इसके फल खाने को मिलेंगे। मैंने हंसकर बात बढ़ाई। देखते हैं। इस अजीब उत्तर के साथ काजी जी मूंछों में मुस्कुराने लगे। उनका यह स्पष्ट उत्तर कुछ इस तरह था मानो वे कह रहे हों, बरखुरदार, अभी तो आए हो और आते ही धौंस जमाने लग गए। इंसान भी कितना विचित्र है। जिसे प्यार करता है उस पर कितना अधिकार बना लेता है। खैर, कुल मिलाकर आज की मुलाकात बढ़िया रही। काजी जी एवं उनके परिवार, विशेषतः आम के पेड़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे काजी जी से मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी। हालांकि उनके मेरे परिवेश में अंतर था। मैं ठहरा महाजन। हमारे यहाँ मांसाहार तो क्या, अंडा खाना तक वर्जित था। हालांकि मुझे आशंका थी बच्चे कभी कभार बाहर मित्रों के साथ मांसाहार लेते हैं। काजी जी की रसोई से अनेक बार मांस पकने की ऐसी बढ़िया खुशबू आती कि मैं अक्सर चारू से कहता, यार इनके मसालों में क्या खुशबू आती है। अपन वेजिटेरियन तो मानो घास फूस खाते हैं। तब वो मुझे इस तरह तीखी आंखों से देखती जिसके अनेक अर्थों में एक अर्थ यह भी होता कि या मांस खाना तो दूर, सोचना तक अपराध है। मैं चुप होकर रह जाता। काजी जी औसत कद के सीधे साधे इंसान थे। सर पर घने बाल एवं ऊंची ललाट थी। उनकी निर्मल आंखें उनके सज्जन होने की गवाही देती। कभी कभी उनके बालों से एक लठ उनके ललाट पर गिरती, जैसे वे तुरंत झटके से गर्दन घुमाकर ऊपर कर लेते। ऐसा करना उनकी आदतों में शुमार था। मुझे उनकी यह अदा मनभावन लगती। मैंने नॉनवेज खाने वाला ऐसा पतला इंसान पहले कभी नहीं देखा। मैंने मेरे मित्रों से यह भी सुना था कि नॉनवेज खाने वाले अधिकांश लोगों का खून गर्म होता है एवं वे जल्दी क्रोध में आते हैं। पर काजी जी इन सभी अनुसंधानों को जुटलाते हुए एकदम शांत, सौम्य व्यक्ति थे। वरन मैं स्वभाव में उनसे उलट गरम, क्रोधी था एवं जल्दी तैश में आता। कॉलोनी के छोटे मोटे झगड़े, जिसमें हमारे घर के बाहर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की ऐसी तैसी करना भी था, जैसी बातों में मैं सदैव आगे होता। लेकिन काजी जी इन सब से दूर रहते। वरन कई बार बॉल उनके घर अगर गिरती तो वे खुद बाहर तक देने आते, जबकि मैं बच्चों से मिन्नतें करवाता। काजी जी का एक और खास गुण यह भी था कि वे चुस्त दुरुस्त थे एवं यह गुण चूंकि मैं नित्य कसरत करता, मुझ में भी कम न था। दोनों सुबह जल्दी उठते, साथ साथ बगीचा सींचते एवं इसी दरमियान काजी जी से गुफ्तगू होती। समय जाते क्या देर लगती है। इस घर में आए अब मुझे 6 मास से ऊपर होने को आए। इसी बीच एक हसीन हादसा हुआ। आम के पेड़ की दाईं बड़ी शाखा अप्रत्याशित रूप से मेरे घर की ओर झुक गई। इसके साथ ही पेड़ का मुख्य हिस्सा मेरी दीवार की ओर मुड़ गया। मैंने एक बार काजी जी का ध्यान दिलाया तो उन्होंने ऊपर देखा, फिर हंसकर बोले, यह काफिर खाता मेरा माल है, फल आपको देगा। मैं ठठाकर हंस पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः आपका पेड़ संगीत प्रेमी है। उसको शायद सुबह सुबह मेरा गुनगुनाना बहुत पसंद है। मैं सुबह अक्सर बगीचे में पानी देते हुए फिल्मी गीत गुनगुनाता था। यह बात बिल्कुल सही है, आपका कंठ बहुत सुरीला है।
तभी आम के पेड़ पर बैठी एक कोयल इस तरह कूजी मानो वो काजी जी की बात पर मोहर लगा रही हो। काजी जी कुछ हद तक सही थे। मैं नामचीन गवैया तो नहीं था, पर इतना चलताऊ अवश्य था कि छोटी बड़ी गोष्ठियों में बाजी मार लेता। मेरा रियाज बहुधा बाथरूम में नहाते समय होता, तब मैं ढोलक के स्थान पर बाल्टी प्रयुक्त करता। इस बार सीजन में पेड़ कैरियों से लद गया। काजी जी की आंखें चमक उठी। उनकी दशा ऐसी थी जैसे वर्षों तपस्या के बाद किसी का पुत्र नौकरी लगा हो एवं उसकी तनख्वाह बाप के पास आने वाली हो। मैं सुबह बगीचे में जाता, अक्सर कुछ कैरियां पड़ी मिलती। मैं काजी जी से आंख चुराकर इन्हें चुपचाप उठाता एवं भीतर रखा था। श्रीमती जी इन्हें पाकर खिल उठती। घर में इन दिनों अक्सर कैरी पाक, अचार, कैरी का रस आदि बनता तो पूरे परिवार की पसंद होता। घर में इन दिनों अक्सर कैरी पाक, अचार, कैरी का रस आदि बनता जो पूरे परिवार की पसंद होता। कभी कभी काजी जी चोर आंखों से मुझे कैरियां उठाते देख भी लेते, पर मैं कौन सा उस पतलू की परवाह करता। इतना तो उसे भी समझना चाहिए, कैरियां जिस घर में गिरती हैं उसी की होती है। काजी जी मुझे देखते या मुस्कुरा कर रह जाते। इस मुस्कुराहट के अनेक अर्थ होते। मैं समझते हुए भी ऐसे बनता जैसे मैं इससे निष्प्रभावित हूं। आज सुबह मौसम सुहाना था। रोज की तरह हम दोनों बगीचे में पानी दे रहे थे। काजी जी हमारी संयुक्त दीवार पर रखे पौधों पर पानी देने आए तो मैंने ऊपर देखकर कहा, अब तो खूब कैरियां लग गई हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कहकर मैं उनका ध्यान बटाना चाहता था अथवा मेरा अपराध बोध छुपाना चाहता था कि ये कैरियां अब हमारे घर भी पहुंचने लगी हैं। ठीक कह रहे हैं आप, कैरियां खूब लगी हैं। 8-10 दिन और देखता हूं, फिर माली को बुलवाकर उतरवाता हूं। कॉलोनी के बच्चे भी इन पर पत्थर मारते रहते हैं। कहते कहते काजी जी ने मेरी और इस तरह देखा मानो कह रहे हों, आप कौन से कम हैं। काजी जी, कैरियों में हमारा हिस्सा तो होगा ही। मैंने मुस्कुराते हुए अधिकार जताया। क्यों भाई, खाद बीज हम दें और कैरियां तुम लो। मुस्कुरा वे भी रहे थे, पर उनकी मुस्कुराहट अप्रकट थी। मुझ में यह कला न थी। आप देखिए, आधा पेड़ तो हमारी ओर झुका है। पेड़ पर बैठे पक्षी दिन भर हमारा घर गंदा करते हैं, सफाई कर कर के थक जाते हैं। मैंने उन्हें जानबूझकर छेड़ा। उन्हें यूं छेड़ना मेरी आदत का हिस्सा था एवं काजी जी इसे अच्छी तरह जानते थे। छाया भी तो आप ही को देता है, कहते हुए काजी जी दबे होठों में मुस्कुराए। फिर किंचित गंभीर होकर मेरी तरफ देखा, जिसका सीधा अर्थ था, बरखुरदार, फलों पर ज्यादा नजर नहीं रखना। अब जल्दी ही कैरियां उतरवाता हूं। आप जैसा पड़ोसी हो तो सावधानी लाजमी है। हमारे उनके मध्य ऐसे मनोविनोद होते रहते। 6 माह में हमारा रिश्ता अत्यंत प्रगाढ़ हो चुका था। काजी जी के बच्चे मेरे बच्चों के हमवय थे, अक्सर मिलते रहते। औरतें आपस में खास वेजिटेरियन डिशेज का आदान प्रदान करती रहती। मेरे बच्चे तमाम विरोध के बावजूद नॉनवेज पसंद करते एवं उन्हें यह गुप्त तृप्ति काजी जी की रसोई से मिलती। 6 माह में हम दोनों का परिवार इस तरह घुल मिल गया जैसे हम पूर्व जन्म के 2 भाई हों। इसी बीच एक दिलचस्प वाकया हुआ। रात के 10 बजे होंगे। मैं और काजी जी डिनर कर रोज की तरह बरामदे में टहल रहे थे। यकायक तेज हवाएं चली एवं कुछ ही देर में बवंडर की तरह तूफानी हो उठी। स्थानीय भाषा में लोग ऐसी आंधी को बतूलिया कहते हैं। मारवाड़ में ऐसे बतूलिए आते रहते हैं। लेकिन यह क्या, देखते देखते कैरियां ठप ठप गिरने लगी। हमारा बरामदा कैरियों से भर गया। जैसे क्रिकेट के अंतिम ओवर में अनेक बार भाग्य की अहम भूमिका बन जाती है, बतूलिया का रुख हमारे घर की ओर था। बतूलिया काजी जी के घर से हमारी ओर तेज गति से चल रहा था। पूरा बरामदा कैरियों से भर गया। उस रात मेरी तरफ पेड़ वाले हिस्से की कैरियां तो
हमारे बरामदे में गिरी ही। काजी जी की तरफ वाले पेड़ की भी अधिकांश कैरियां हवा की फोर्स के साथ हमारे बरामदे में आ गिरी। यह अद्भुत आनंदपूर्ण घर बैठे गंगा आने जैसा दृश्य था। हमने थैले भर भर कर कैरियां भीतर की। काजी जी इस विभत्स दर्दनाक दृश्य को अपने बरामदे में खड़े देख रहे थे। उनकी पुतलियों का रंग बदल गया। मायूस उन्होंने अपने बरामदे में रखी कुछ कैरियां उठाई एवं भीतर चले गए। दूसरे दिन सुबह बगीचे में पानी देते हुए मैंने काजी जी को नमस्ते किया तो मेरी आंखों में शरारत नाच रही थी। काजी जी विचित्र आंखों से कभी मुझे तो कभी अपने बेवफा पेड़ को देख रहे थे। तभी श्रीमती जी 2 कैनियों से भरी थैलियां लेकर आई एवं काजी जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, भाई साहब, कैरियां कल इधर गिर गई थी, मैंने 4-5 रख ली हैं। काजी जी ने दोनों थैलियां पकड़ी तो उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। क्षण भर में बना खेल बिगाड़ने की कुवत औरतों में ही होती है। मेरी हालत ऐसी थी मानो टायर पंक्चर हो गया हो, पर अब क्या किया जा सकता था। इस बात को भी 6 माह होने को आए। काजी जी एवं मेरे बीच नित्य मीठी नोकझोंक चलती रहती। हमारे पारिवारिक संबंध अब और दृढ़तर हो चले थे। मुझे उनकी मित्रता सगुण निर्गुण भक्ति का दिल फरेब मेल लगती। दिन महीने यूं ही बीतने लगे। कैरियों का मौसम फिर आया। आज सुबह अखबार देखा तो एक खबर पढ़कर तड़फ उठा। बीती रात शहर के मुख्य बाजार में गाय के एक कटे सिर को लेकर दंगा हुआ था। हिंदू कह रहे थे यह मुसलमानों का कार्य है। मुसलमान उन सियासतदानों को कोस रहे थे जो आगत चुनाव में इस मुद्दे के अंगारों पर चुनावी रोटियां सेकना चाह रहे थे। इस खबर से शहर भर के लोग सावधान हो गए। फिजाओं में जहर घुल गया। लोग रात को जल्दी घर आने लगे। सड़कें वीरान हो गई। मोहल्ले बाजारों में सन्नाटे पसर गए। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए 2 हिंदू बच्चों पर किसी ने तलवार से वार किए। बच्चे लहूलुहान हो गए। इस घटना से माहौल और बिगड़ गया। आग से आग भड़कती है, घृणा खरपतवार की तरफ फैलती है। अब हिंदू संगठनों ने प्रतिघात की धमकी दी थी। मैंने एवं काजी जी दोनों ने बच्चों को संभल कर स्कूल जाने की हिदायत दी, जाने कब कैसा हादसा हो जाए। इस बात को भी 10 दिन होने को आए। माहौल अब पहले से शांत होने लगा था। शहर की रोजमर्रा जिंदगी भी सामान्य होने लगी थी। प्रशासन ने 3 दिन पूर्व दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करवाया था। यह उसी का प्रभाव था अथवा अल्लाह की मेहर, आम आदमी अब सुकून में आने लगा था। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अंगारे बुझ गए हैं, लेकिन चिंगारियां अब भी राख में दबी है। यही बात आम आदमी के दिल में आशंका पैदा करती। आज सुबह दूध लेने गया तो दुकान के पास ही काजी जी के दोनों बच्चे बैग लिए स्कूल जाने को खड़े थे। मुझे देखकर दोनों ने गुड मॉर्निंग कहा। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों के सर पर हाथ फेरा एवं दुकान की ओर बढ़ गया। मैं दुकान पहुंचा ही था कि यकायक तेज शोरगुल सुनकर पीछे मुड़ा तो एक दृश्य देखकर हैरान रह गया। वर्षा ऋतु में यकायक उमड़ आए काले बादलों की तरह अचानक 2 युवक सिर एवं मुंह पर कपड़े का डाटा बांधे, हाथ में तलवार लिए इरफान एवं सुहेल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं तुरंत स्थिति समझ गया। आगे बढ़ने वालों का मंतव्य स्पष्ट था। तलवारबाजी के पैंतरे मैंने भी जवानी में एक अखाड़े में सीखे थे, लेकिन मैं निहत्था था। मैं दौड़कर बच्चों के पास आया। बच्चे भय के मारे कांपने लगे। मुझ में भी न जाने इतना साहस कहाँ से आ गया। यह करो या मरो वाली स्थिति थी। मैंने एक आदमी की कलाई पकड़कर उसके हाथ से तलवार छीनी एवं उसी की ओर तान दी। इसी झगड़े में उसके कपड़े का डाटा उतर गया। अरे, यह तो सुरेश था जो मेरे पिछले घर में नौकर था। वह तो एक होनहार समझदार लड़का था। उसमें यह जुनून किसने भर दिया? आज मुझे समझ आया धर्म की अफीम कितनी नशीली होती है। यह अच्छे अच्छों को विचारों से अंधा कर देती है।
ये क्या कर रहे हो सुरेश? मैं जोर से बोला। मेरी आंखों में भंवानी उतर आई थी। सर, आप बीच में ना आए। आप उन दो बच्चों के बारे में नहीं जानते जिन्हें मुसलमानों ने लहूलुहान किया है। खून का बदला खून से लेने से ही इन्हें अकल आएगी। इन्होंने हम पर रहम नहीं किया तो हम क्यों करें? सुरेश मरने मारने पर उतारू था। तुम क्या समझते हो, ऐसा करने से आगे खून खराबा रुक जाएगा? तुम आज 2 पर वार करोगे, कल वे 4 पर करेंगे, फिर तुम बदला लोगे। आखिर यह सिलसिला कहां रुकेगा? भयभीत इरफान एवं सुहेल दोनों मुझसे चिपक गए थे। तभी सुरेश का मित्र तलवार लेकर बच्चों की ओर बढ़ा। मैंने बचाव किया। सामने वाला जवान था, उसके बाजुओं में दम था। मैंने बच्चों को इशारा किया तो दोनों दौड़कर दूध वाले की दुकान पर आ गए। काट दे सालों को, गद्दारों को पहले काटो। सुरेश जोर से चीखा। उसने कोई लिहाज नहीं किया। दूसरा आगे बढ़ता, तभी तेज गति से वहां पुलिस की एक जीप आई। गाड़ी देखते ही दोनों को सांप सूंघ गया। दोनों पलक झपकते छूमंतर हो गए। शायद वहां खड़े लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। इंस्पेक्टर ने नीचे उतरकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। सर, आप जैसे सभी हो जाए तो दुनिया से नफरत मिट जाए। हमें आप पर गर्व है। दूसरे दिन बगीचे में काजी जी मिले तो उनकी आंखें उपकार से लबालब थी। तभी 2 कैरियां पेट से उनके बरामदे में गिरी। उन्होंने इन कैरियों को उठाया, अब मेरे हाथ में रखते हुए बोले, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मुझे क्यों दे रहे हो? कैरियां गिरी तो आपके उधर हैं। मैंने हमेशा की तरह छेड़ते हुए चुहल किया। अब यह पूरा पेड़ आपका है। कहते कहते काजी जी की आंखें डबडबाई। इतना देखने का साहस मुझ में नहीं था। मैं चुपचाप भीतर चला आया। धन्यवाद।